प्रभादारी प्रोफेसर विशंबरनाथ प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि आप आवे और बाबा साहब के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात कहें। प्रभादारी विशिष्ट अतिथि महोदय और मुख्य वक्ता। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध और ये तथागत गौतम बुद्ध की धरती ही रही है पूरा, और बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, माँ फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर कांसीराम, और भारत के विभिन्न कोनों में संघर्ष कर रहे दलित, पिछड़े, आदिवासी जो एक बहुजन विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्षों को सलाम करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। और मान्यवर कांसीराम संघर्ष समिति जिनके सौजन्य से प्रोग्राम हो रहा है, उनके प्रति आभार व्यक्त करूँगा। जो कुछ नाम मैं इसमें नोट कर पाया हूँ, समझ पाया हूँ, कुछ लोगों का नाम ले पाऊँगा, शायद सबका नाम ले पाऊँ। तो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी, जिनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, बड़े भाई श्री गिरीश कुमार चंद्रा एडवोकेट जी, अध्यक्ष मानव कांसीराम संघर्ष समिति गोरखपुर, और रक्तागढ़ में जो है श्री हरेंद्र कुमार गौतम जी, जिला अध्यक्ष कुशीनगर, श्री हरिकेश भाई समाज सेवी, और हमारे बड़े भाई लगातार मुलाकात भी होती रहती है, श्री जवाहरलाल गौतम जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, नेबूलाल भारती जी, और बड़ी बहन श्रीमती स्नेहलता गौतम जी, श्री फेकू सरोज जी, और जो है श्री धर्मेंद्र कुमार प्रजापति जी, और जो है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर छबीलाल प्रसाद जी एवं श्री राजेंद्र प्रसाद जी, संचालनकर्ता श्री राम सिंह गौतम जी, मीडिया प्रभारी मान्यवर कांसीराम संघर्ष समिति श्री इंद्र कुमार जी, सोनू सिंह, और जो आयोजक सांस्कृतिक प्रोग्राम श्री राजकुमार पगला जी, जिनको हम लोग सुन रहे थे, और बाकी जितने भी समिति के लोग हैं, सबके प्रति मेरा आभार। मैं जो है कुछ बिंदुओं पे बात रखना चाहूंगा। बाबा साहब के अब जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, आजकल यह सर्च करके लोग पा जाते हैं, वीडियो में भी सुन लेते हैं, लेकिन कुछ पहलुओं पर जो बात हमें आज करने की जरूरत हो चुकी, ठीक ठाक संख्या में जो है माता बहन लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, तो उस पर बात करना ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है महिलाओं का ही है। बाबा साहब जो लड़ाई लड़े हैं, उसमें कुछ ऐसे पहलू भी है जिन पे बहुत ही कम बात होता है। जैसे कि जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात होगी तो उसमें बहुत तरह के लोगों की बात होगी, भारत के एकीकरण की बात होगी, तो भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी विभिन्न जातियों का नाम लिया जाता रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जिस समय बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी अनुसूचित जाति में तमाम तरह के नेता थे। अगर आज के शब्द में कहा जाए, अगर शेड्यूल कास्ट कहा जाए, बाबा साहब इकलौते नेता नहीं थे। लेकिन आज जो हम हैं, बाबा साहब को सब लोग मनाते हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो। बाकी बहुत सारे जो नेता थे वो धीरे धीरे समय के साथ विलोपित हो गए, और बाबा साहब चूंकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनका जो है ज्यादा समय महाराष्ट्र में रहा, तो वहां पर जैसे भारत उत्तर प्रदेश की बात की जाए, विभिन्न जातियां हैं, वैसे ही वहां पर बाबा साहब जो महार जात से आते थे, मांग भी एक जाति होती है, चमार से मिलती जुलती जाति होती है, चंभार बोला जाता है या चांभार बोला जाता है, इनके भी अपने नेता थे। लेकिन उन नेताओं के पास वह जो है विजन नहीं था, उनके पास वह दृष्टि नहीं थी, उनके पास वह सोच समझ नहीं थी जो बाबा साहब अम्बेडकर के पास थी। और आज जब है, जिसका नारा मान्यवर साहब ने दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस वोट के पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए कि बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे
आपको पता होगा कि उस समय बड़ी मुश्किल से 10 या 11% पूरे भारत में साक्षर लोग थे। शिक्षित नहीं, शिक्षित तो और कम हो जाएंगे। साक्षर लोग मतलब पढ़ लिख सकते थे, सिग्नेचर कर सकते थे, इतना ही बस कर सकते थे। उस समय साउथ बरो कमीशन के सामने कमेटी के मेंबर के रूप में उन्होंने बहुत तरह के उनसे सवाल किए गए, क्योंकि जो कांग्रेस में लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे मुस्लिम लीग में रहे हो, चाहे हिंदू महासभा में रहे हो, उन सभी लोगों में जो है एक चीज कॉमन थी कि वह सारे लोग हैं समाज के उच्च वर्गों से आते थे या उच्च जातियों से आते थे। और इन लोगों की समझ देखिए कि जब यह बात आई कि भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में आएगा, इसका निर्धारण होगा, तो इसका फैसला किसके हाथ में होगा, वो कौन से लोग चुने जाएंगे जिनको भारत अपना प्रतिनिधि मानेगा। और यहीं पर सवाल आया कि वोट देने का अधिकार किसको होगा। अब जो कांग्रेस के लोग, तमाम जो और उस समय मुस्लिम लीग के लोग, हिंदू महासभा, इस तरह के तमाम संगठन जो बने हुए थे, उन लोगों का मानना था कि वोट केवल वह देगा जो ग्रेजुएट हो या पढ़ा शिक्षित हो, या फिर जो टैक्स देता हो, या फिर राजे रजवाड़ों से हो। अब आप सोचिए कि बहुजन समाज इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं, राजे रजवाड़े नहीं कि वोट दे सके, इतना शिक्षित नहीं कि वोट दे सके, और न ही वह उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है बहुजन समाज कि उसको वोट देने का अधिकार मिले। इसीलिए आज जो है आप लोग अपना वोट सोच समझकर नहीं देते हैं, तो ये बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। बाबा साहब के सामने जब ये बात रखा गया कि नहीं केवल शिक्षित लोग वोट देंगे, केवल राजे रजवाड़े के लोग देंगे, केवल उच्च वर्गों के लोग देंगे, बाबा साहब ने इसका भयानक विरोध किया। क्योंकि ये जो अलग अलग संगठनों के लोग थे, उनका मानना था डिप्रेस्ड क्लास जिसको बोला जाता है, आज के शब्दों में बोला जाए तो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है, ये वोट तब देगा जब ये शिक्षित हो जाएगा, उसके बाद से इनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। बाबा साहब ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि राज्य जो है या जो सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें उस समय चल रही थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी था, कि हमारे समाज को वोट का अधिकार ही न मिले, इसलिए आप क्या करेंगे, उनको शिक्षा देंगे ही नहीं। और वह आंकड़ों के साथ बताते हैं कि स्कूल खुलने के बाद भी, बहुत तरह के स्कूल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में खुलने के बाद भी, आज जिसको मुंबई बोला जाता है, उस समय पूरा महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका आता था, कि जितने स्कूल खुले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या प्रांतीय सरकारों ने, उसमें जो है बहुत ही कम संख्या में, इतनी कम संख्या में कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं बच्चे स्कूल जा पाए। और बहुत सारे जो प्राइमरी के स्कूल थे या माध्यमिक स्कूल थे, उसमें जो है अनुसूचित जाति का कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, जबकि उनको जो अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे थे उनको पहले भी अलाउ कर दिया गया था, उनको था कि वो आके पढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब ने कहा इससे पता चलता है कि जो सरकारें हैं, जो राज्य है, उसका हमारे लोगों के प्रति रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि वह क्या कर सकता है, सत्ता में बने रहने के लिए उनको जो है शिक्षित करेगा ही नहीं, और शिक्षित करेगा नहीं तो वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, वोट का अधिकार नहीं मिलेगा तो कभी भी क्या जो है वो भारत का, जो भारत में तमाम तरह के प्रतिनिधित्व की जरूरत है, वो प्रतिनिधित्व कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षा, जब बाबा साहब ने बोला अंग्रेजी में एजुकेट, ऑर्गेनाइज एजुकेट जिसको बोला जाता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह ऐसा नहीं है कि एक दिन में निकल के आ पाया। उन्होंने पूरा आंकड़ों के साथ दिया कि न केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको उस समय बोला जाता था, तमिलनाडु का हिस्सा था, आज के समय में जो कह सकते हैं कि तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा था, जिसको उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि स्कूल खुलने के बाद भी
जो है 80% जो है केवल ब्राह्मण जात के लोग पढ़ रहे हैं और बाकी में जो है कुछ जो है अलग अलग जातियों के लोग पढ़ रहे हैं जो अन्य उच्च जातियां, ब्राह्मण नहीं है लेकिन वो भी उच्च जातियां। आप ये सोचिए कि जब समाज को शिक्षा के अधिकार पर वोटिंग का अधिकार दे दिया गया रहता तो आप सोचिए हम लोग यहाँ पे क्या हम माइक पकड़ के खड़े हो पाते क्या? आप लोग यहाँ पर जो बैठे हैं क्या बैठ पाते क्या? आजकल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में SC ST OBC के लोग टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, तमाम तरह की नौकरियों में जा रहे हैं। बहुत तरह के जो पब्लिक सेक्टर के जो नौकरियां उसमें जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपसे छल करने के लिए तमाम तरह के संगठन उस समय भी थे। क्योंकि वह मतदान करने का अधिकार अपने हिसाब से चाहते थे कि मैंने उच्च जात में पैदा हुए तो हम ही वोट देंगे, हम ही शिक्षित हैं इसीलिए हम ही के जो है वोट देने का अधिकार रहेगा। तो बाबा साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया और साउथ बरो कमेटी के सामने बहुत सवाल जवाब दिया गया है। और यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि बाबा साहब को कमेटी में इसलिए रखा गया था क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एकमात्र, उस समय अनटचेबल शब्द इस्तेमाल किया जाता था, एकमात्र जो है झूठ थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया। आप ये सोचिए कि उस शिक्षा की वजह से, उस एजुकेशन की वजह से बाबा साहब ने कितना बड़ा काम किया है कि आज हम वोट दे सकते हैं, सरकारें बदल सकते हैं, सरकारों को झुका सकते हैं और मान्यवर साहब ने करके दिखाया। तो इसलिए शिक्षा के अधिकार को यह नहीं समझना चाहिए कि खाली स्कूल भेज रहे हैं। शिक्षा के अधिकार को आपको वहां से समझना है जब बाबा साहब साउथ बरो कमेटी के सामने अपनी बातों को रख रहे थे कि हमारे लोगों के साथ राज्य कैसा व्यवहार कर रहा है। कल को अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे आज, तो कल को वही चीजें जो है पुरानी चीजों को आधार बना के उसी तरह के लोग हावी हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो यही कहेंगे कि नहीं, जो ग्रेजुएट रहेगा वही वोट देगा, जो ग्रेजुएट रहेगा वही ग्राम प्रधानी करे, जो है ग्राम प्रधानी का या कोई भी चुनाव लड़ेगा। तो आप सोचिए कि शिक्षा के नाम पर क्या किया जाएगा कि बाबा साहब का नाम लेके ही आप ही को वंचित कर दिया जाए। तो यह राजनीति आपको समझने की जरूरत है कि बाबा साहब चाहे वो शिक्षित रहा हो, चाहे अनपढ़ रहा हो, चाहे किसी भी जो है समुदाय का रहा हो, सबके लिए उन्होंने वोटिंग का अधिकार जो है सुनिश्चित किया। उनसे यहाँ तक पूछा गया कि अच्छा ये बताइए, बहुत सारी जाति जो जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय है, उसको प्रिमिटिव ट्राइब्स मतलब आदिम है, अरे बहुत पुराना है, कितना पुराना है कि बता पाना मुश्किल है। क्या ऐसे लोगों को भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? बाबा साहब ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप यह सोचिए, बाबा साहब उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जिनके बारे में उस समय के जितने भी संगठन थे जो अपने आप को कहते थे कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम राष्ट्रीय एकता के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए यह बात नहीं। इसीलिए शिक्षित होने का जो मतलब है, हमें वो बाबा साहब के अधिकारों को सुनिश्चित करने का मतलब है, जिसके लिए साउथ बरो कमेटी में वो सुनिश्चित करा रहे थे कि हमारे लोग जो है वोट देने का अधिकार उनको मिले, शिक्षा पाने का अधिकार मिले। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में इसलिए ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि आप देखेंगे संविधान में जो कि अनुच्छेद 14 से शुरू हो जाता है, अंग्रेजी में इक्वलिटी बिफोर लॉ या हिंदी में कानून के सामने समानता कह लीजिए या कानून की नजर में समानता कह लीजिए। इसके पीछे की चीजों को समझिए कि कानून की नजर में समानता का अर्थ क्या होता है। बाबा साहब देखेंगे अक्सर गांव को लेके बाबा साहब बहुत अच्छा जो है विचार नहीं रखते थे, क्योंकि वो मानते थे जब न्याय की बात आती थी तो बाबा साहब कहते हैं कि गांव में जिसको पंच परमेश्वर बोला जाता है वो पंच परमेश्वर नहीं है, एक्चुअली वो जातियों का जो है जिसको दबंग जातियां बोली जाती है उन्हीं का ग्रुप है। और उसमें क्या करता है, वो फैसला लेता है और वो फैसला किस हिसाब से लेता है, क्योंकि फैसला करने वाले जो है वो दबंग जातियों से है, डोमिनेंट कास्ट से है, उच्च जातियों से है। तो फैसला वो पहले से ही सुनिश्चित है कि उच्च जातियों के जो है फेवर में जाएगा, उच्च जातियों के संवर्धन में जाएगा। और जो हमारे लोग हैं
जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, जो अनुसूचित जात के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके विरोध में जाएगा। और आजकल जो जुडिशरी में मांग चल रही है कि आरक्षण होना चाहिए, उसकी बुनियाद में यही है, क्योंकि फैसला वह ले रहा है जो कि पहले से एक खास नजरिए से, जाति पात के नजरिए से गांव में वह लोग रहे, तो गांव में जब वो सही फैसला नहीं किए तो बताइए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके क्या वो लोग सही फैसला करेंगे क्या? गांव में तो उन्होंने फैसला सुनाया कि इनके साथ मारपीट की जाए, घर से बाहर निकाल दिया जाए, गांव के बाहर कर दिया जाए, जमीन जायदाद से वंचित कर दिया जाए। तो वह लोग अगर कोर्ट में पहुंचेंगे तो आप सोचिए वो कैसा फैसला लेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने जब अनुच्छेद 14 जिसको कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, माने कानून की नजर में सब लोग समान होंगे, तो उन्होंने यह साबित किया कि अब ये नहीं देखा जाएगा कि वर्ण के हिसाब से। पुराने फैसले मनुस्मृति की आलोचना या उसको जलाने का क्या कारण रहा? क्योंकि वह जाति या वर्ण देख के क्या करता है, फैसला करता है। ब्राह्मण होगा तो उस पे नहीं, उस पे क्या है कि आप जो है आर्थिक दंड नहीं लगा सकते, उसको मृत्यु दंड भी नहीं दे सकते हैं, इस तरह की उसको प्रताड़ित भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जो आप नीचे आएंगे जो तो है प्रताड़ना, आर्थिक दंड बढ़ता जाएगा। तो आप यह सोचिए कि यह कौन सा ला है जो जाति देख के दंड दिया जाता है। आज भी होता है, बहुत तरह की चीजों में हम लोग देखते हैं, नौकरी पेशा पाते हैं कि लोग कहते हैं कि फलाना मरे तो 50 लाख मिला है, दूसरी जात का मरा है, अनुसूचित जात का मरा है, जनजात का मरा है, पिछड़ी जात का मरा है तो 5 लाख हुआ, इतना हुआ। तो इस तरह के विधान का बाबा साहब ने विरोध किया और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो 14वां अनुच्छेद है उसको शामिल किया। और यही नहीं, स्त्री पुरुष का भेद भी है। स्त्री पुरुष का भेद इतना ज्यादा है कि आप सोच लीजिए, अभी तक मुझे लग रहा है वो चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हो, चाहे मान लीजिए कि अपर कास्ट के लोग हो, आज तक हम लोग माने महिला पुरुष एक साथ बैठ के खाना नहीं सीख पाए। हम जेएनयू गए तो पता चला अंग्रेजी में जूठन वर्ड ही नहीं है। प्रोफेसर सुरेंद्र जोधकाऊ काफी लिखते रहते हैं, उन्होंने शेड्यूल कास्ट में भी काफी काम किया कि अंग्रेजी में जूठन वर्ड है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का सोचने प्रवृत्ति नहीं रही है कि कोई जूठा खाएगा। यहाँ पर तो जात के आधार पर जूठा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी जो जीवनी लिखी, आत्मकथा लिखी भी है जूठन, यहाँ पर तो महिला और पुरुष में भी जूठन वाला सिस्टम है कि पुरुष का जूठा महिला खा सकती है लेकिन पुरुष नहीं खाएगा। काहे कि दोनों बराबर नहीं है, पुरुष ऊपर है, महिला नीचे है। तो इस तरह का जो समाज हो जो खाने तक में ये सोचता हो कि महिला जो है पुरुष का जूठा खाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? नजर में समानता नहीं है। बाबा साहब ने सबको एक लेवल पे कर दिया। कोई महिला चाहे तो पुरुष पे इसी आधार पर केस भी कर सकते हैं कि हमारा शोषण कर रहे हैं, हमको अपना जूठा ही खिला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जितने तरह के असमानता था, गैर बराबरी था, चाहे वो जात की वजह से था, वर्ण की वजह से था, चाहे वह जो लिंग की वजह से था, उसको बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आज इसी के आधार पर किसी को स्कूल में मना नहीं किया जा सकता है। कोई भी किसी भी जात का कोई स्कूल खोला हो, कोई ये नहीं कर सकता कि हम अपने जात को पढ़ाएंगे दूसरे जात को नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान का नियम है, आपको पढ़ाना मानना पड़ेगा। क्यों? कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। तो बाबा साहब ने इस तरह का संविधान बनाया महिलाओं के लिए। आप लोग को मालूम होना चाहिए 1944 और इसके पहले भी बाबा साहब जो है ब्रिटिश काउंसिल बनी हुई थी, गवर्नर काउंसिल बोला जाता था, वायसराय काउंसिल, उसमें भी बाबा साहब को पहले मेंबर रखा गया था। और आज जो मजदूर हैं, आज जो महिलाएं हैं, उसकी लड़ाई उसी समय उन्होंने शुरू कर दी थी। संविधान सभा में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग संविधान पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो उनको लगता है कि केवल संविधान में आके चीजें उठा, ऐसा नहीं है। संविधान सभा में आने से पहले ही वो महिलाओं और मजदूरों का मुद्दा उठा चुके थे, जिसमें एक था कि महिलाएं जो है उनको बराबर का मजदूरी मिलना चाहिए। नहीं तो पहले क्या होता था, पुरुष अगर 8 घंटे काम करेगा, उस समय 12 घंटे काम करेगा, अगर 100 रुपया मिलता है, महिला वही काम करेगी तो 50 रुपये मिलेगा।
बाबा साहब ने कहा ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। स्त्री और पुरुष अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को समान मजदूरी मिलेगी, दोनों को ही समान व्यवहार होना चाहिए। और साथ में बाबा साहब वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाएं जो है जिनको पीरियड्स होता है, मासिक धर्म होता है, उसके लिए उनको छुट्टी भी मिलनी चाहिए। और जो काम के घंटे 12 घंटे मजदूरों से मजदूरी कराई जा रही है वो 8 घंटे होना चाहिए। और मजदूरों के लिए यूनियन भी होना चाहिए। तो जो लोग बाबा साहब को केवल जात तक सिमटाना चाहते हैं, जो लोग बाबा साहब को किसी खास जात के ढांचे में देखना चाहते हैं, वो गलतफहमी के शिकार है। महिलाओं के लिए वह संविधान सभा में आने से पहले ही लड़ाई लड़ रहे थे। मजदूरों की लड़ाई भी वो संविधान सभा में आने से पहले ही लड़ रहे थे, जिसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहा जाता है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उसका पहले नाम उन्होंने लेबर के नाम पे रखा हुआ था, ये बात हम लोग को मालूम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा बंबई उस समय जो है सबसे बड़ा मजदूरों का घर हुआ करता था, मिल वहाँ पे बहुत ज्यादा। उन्होंने देखा जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, वह बात तो मजदूरों की करती हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि जो सबसे ज्यादा मजदूर है वह क्या है, वो दलित जातियों से ही। और यही नहीं, जहाँ पे कैंटीन होता है वहाँ पे पानी पीने का उन्होंने स्वयं देखा कि ये तो 2 तरह का गिलास रखा है, एक गिलास में महार मांग चंभार पिएंगे और बाकी में दूसरा। तो बाबा साहब ने कहा ये तो मजदूरों में भी जाती है, यानी कि जो केवल मजदूरों की बात करते हैं और जाति को हटा देते हैं, उनका क्या है, नजरिया अपूर्ण है, अपरिपक्व है। तो इसलिए आप कहीं बात उठाइएगा तो यह भी जरूर बोलिएगा कि बाबा साहब मजदूरों की लड़ाई भी लड़ रहे थे, बाबा साहब जो है महिलाओं की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा है जिसकी उन्होंने लड़ाई न लड़ी है। अब इसके बाद से आते हैं बाबा साहब, जब हिंदू कोड बिल की बात होती है, चूंकि मैं पहले एक पेपर भी समाजशास्त्र में बाबा साहब को पढ़ाया जाता है, सबल्टर्न उसको स्टडी बोला जाता है, अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य उसमें बाबा साहब को पढ़ाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन कुछ किताबें मैं मेंशन करूंगा। उसका नाम है जात का विनाश, अंग्रेजी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोला जाता है। बाबा साहब ने कहा जैसे लाठी, मान लीजिए लाठी होता है कि जाति जो है वो वर्ण से निकली हुई है और हिंदू धर्म का जो आधार है वो वर्ण है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सबसे नीचे शूद्र है। और इस व्यवस्था से बाहर के जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि यह व्यवस्था ऐसी है कि हर जाति जो है अपने से एक नीचे जाति ढूंढ लेती है, और अगर अपने नीचे जाति नहीं ढूंढ पाई तो अपने जाति में एक उप जाति ढूंढ लेगी और कहेगी ये क्या है, हमसे नीचे है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि ये जो व्यवस्था है जो ऊपर नीचे वाली, इस व्यवस्था को क्या करेंगे, हम ध्वस्त कर देंगे, इस व्यवस्था को गिरा के हम खत्म कर देंगे। इसीलिए उन्होंने जो अपना विचार रखा जात के विनाश में रखा। इसीलिए संविधान में बहुत तरह के उन्होंने जो प्रावधान किए वो इसी से प्रेरित था कि भारत जो है समतामूलक समाज कैसे बनेगा, भारत एक राष्ट्र कैसे बनेगा, जब जातियों को खत्म कर दिया जाए, जब जातियां न रहे, जब छुआछूत जो है खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि गांधी और अम्बेडकर के डिबेट में 1-2 पॉइंट में, गांधी जी जो है अछूत सिस्टम कह लीजिए या अस्पृश्यता कह लीजिए उसको बुराई मानते थे, लेकिन जाति सिस्टम को, वर्ण सिस्टम को बुराई नहीं मानते थे। तो उसको मानते थे कि ये दैवी है। बाबा साहब ने कहा जो जाति प्रथा है वो वर्ण से ही निकला हुआ है, जब तक जाति प्रथा नहीं खत्म होगी तब तक छुआछूत कैसे खत्म होगी, यहाँ पर तो कोई न कोई ऊंच नीच बना ही रहेगा। तो इसलिए बाबा साहब का जो संविधान रहा और जो अनुच्छेद 17वां है, जिसके अनुसार जो है अस्पृश्यता को जो है अपराध घोषित कर दिया गया है, 15वां है जिसमें चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या नस्ल का हो तो बराबरी, सबको बराबर माना गया। यह जो है बहुत बड़े से निकला। महिलाओं के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया, जो हिंदू कोड बिल के रूप में बाद में एक-एक करके लाया गया, जितना भी खतौनी हो
खतौनी उठाएंगे दादा के नाम से, दादा के बाद से बाप के नाम से, बाप के नाम से बेटा के नाम से, यानी कि महिलाओं के नाम से कोई संपत्ति का अधिकार ही नहीं है। बाबा साहब ने प्रावधान किया, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में, कि महिलाओं को जो है उनको भी संपत्ति में अधिकार होगा और हिंदू पुरुष जो है कई विवाह नहीं करेगा, एक हिंदू महिला एक हिंदू पुरुष ही विवाह करेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा विवाह कर लेंगे। इसके अलावा बच्चे को गोद लेने का अधिकार जो है मिला, कि महिला भी गोद ले सकती है, कोई भी गोद ले सकता है। तो बाबा साहब का जो माने योगदान है वो इतना ज्यादा है कि वर्षों वर्षों उस पर चर्चा की जा सकती है। और मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि जब आप वोट की बात आए, जब शिक्षा की बात आए, तो केवल किताबों तक सीमित मत रहिएगा। आप सोचिएगा कि बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो लड़ रहे थे समाज के लिए। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर बैठे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी साथियों को जय भीम, भूल जुगा। बहुत बहुत साधुवाद मुख्य वक्ता बंधु। चूंकि कार्यक्रम में समय